हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं पतंग, जो कि सीबीएसई क्लास 12 आरोह भाग 2 से लिया गया है, चैप्टर 2। आलोक धनवा के द्वारा रचित यह कविता हमें पतंग के नाना प्रकार के एस्पेक्ट्स के बारे में बताती है, उसके कई स्वरूप के बारे में दर्शाती है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग-बिरंग सपना होता है। शायद ही कोई हो जो बचपन में पतंग ना उड़ाया हो। हम सभी लोग कभी न कभी पतंग के बारे में ट्राई तो किए ही हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊँचाइयों की वे हदें हैं जिसे बालपन छू लेना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। हर बालक पतंग के प्रति आकर्षित होता ही है, उसके आकर्षक रंग के वजह से, उड़ते हुए रूप को देखकर आकर्षित होते हैं हम लोग कभी न कभी। तो कई बातें हैं पतंग में जो हमें आकर्षित करती हैं। कविता धीरे-धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है, बिंबों मतलब इमेजेस। इंग्लिश पोएट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो पोएट्री में इमेजेस आता है। तो कविता हमें धीरे-धीरे कई तरह के इमेजेस के दुनिया में ले जाती है, जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। शरद ऋतु जो कि ठीक बारिश के बाद आता है, ठीक ना? बारिश के बाद वाला मौसम वो शरद कहलाता है, ऑटम बोल सकते हो। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है। शरद ऋतु में तितलियाँ रंग-बिरंगी, भौरे भौरे उड़ते रहते हैं वातावरण में। दिशाओं के मृदंग बजते हैं। दिशाएँ जो हैं, चारों दिशाएँ वो इतनी प्रफुल्लित हो जाती हैं कि जैसा लगता है कि मृदंग बज रहा हो। मृदंग के साथ दिशाओं की सुंदरता को अ, तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं, जो गिर-गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। आप देखे होंगे पतंग उड़ाने वाले बच्चे अक्सर बहुत ही खतरनाक छतों के ऊपर, जिसमें कोई रेलिंग नहीं होता है, ऐसे छतों के ऊपर पतंग उड़ाते हुए देखे जाते हैं। ज़्यादा ऊँचाई वाली जगह पे वो लोग जाते हैं ताकि कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए और ऐसे छतों पर अक्सर रेलिंग नहीं होती है, वहाँ से गिरने का भय होता है। कभी-कभी तो बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन फिर गिर कर सँभलते हैं। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी का हर कोना उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके पास आ जा रहा है। वे हर बार नई-नई पतंगों को सबसे ऊँचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हर बार उनका हौसला इतना ज़्यादा होता है पतंग को लेकर, जब भादों का महीना आता है, तो भादों के बीत जाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि जल्दी से शरद ऋतु आए। शरद ऋतु मतलब वही अगस्त-सितंबर का महीना करीब-करीब। अक्टूबर के अंत से तो हल्का-हल्का शुरुआत हो ही जाता है ठंड का। तो शरद ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। क्या आप भी उसके साथ हैं? क्या आप भी ऐसे बच्चों की जो काल्पनिक भावनाएँ हैं, क्या आपने भी कभी महसूस किया है? क्या आप भी उसे महसूस करते हैं अभी भी? तो आइए इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कविता में। पतंग, कवि आलोक धनवा जी कहते हैं, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें सावन और भादो महीने में आता है। प्रकृति पूरी तरह से बारिश की बूंदों में नहाई हुई रहती है। सब कुछ भीगा-भीगा सा होता है, बार-बार बौछारें आती हैं, तेज बारिश आता है, बारिश का बड़ा-बड़ा झोंका आता है। तो सबसे तेज बौछारें यानी सावन और भादो, यहाँ खास करके भाद्र महीने की बात हो रही है, भादो की बात। तो सबसे तेज बौछारें गई यानी भादो का महीना गया, भादो गया, सवेरा हुआ। भादो गया और अब एक नए ऋतु की शुरुआत हुई। वो नया ऋतु क्या है? तो वो नया ऋतु है शरद ऋतु। अब उसका शुरुआत हुआ। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा शरद आया, फूलों को पार करते हुए। यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि बताते हैं कि शरद आया फूलों को पार करते हुए। पुल को पार करना, यह काम कोई एक व्यक्ति करता है। कोई स्त्री, कोई पुरुष, या तो पैदल चलकर, या तो साइकिल पर, या तो किसी वाहन पर सवार होकर हम लोग पुल पार करते हैं। लेकिन शरद ऋतु पुलों को पार कर रहा है। मानवीकरण अलंकार हुआ। निर्जीव चीज को हम लोग सजीव बनाकर यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। खरगोश की आंखों जैसा, खरगोश की आंखें लालिमा लिए हुए रहती हैं, लाल लाल, इसीलिए उसकी तुलना की गई है सवेरे से। जब सवेरा होता है, जिसे हम लोग डॉन बोलते हैं इंग्लिश में, DAWN, भोर का समय, प्रातः काल, तो सूरज के उदय होने के साथ साथ
प्रकृति में जो आकाश होता है वो लालिमा सी छा जाती है आकाश में, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आकाश में लालिमा छा जाती है। तो खरगोश की आँखों जैसा, जैसे खरगोश की आँखें लाल होती है, उसी के जैसा लाल सवेरा दिखता है। लाल सवेरा लिए हुए शरद आ जाता है। एक नए ऋतु की शुरुआत होती है, भाद्र महीना बीतने के बाद। शरद आता है फूलों को पार करते हुए। कवि यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि शरद फूलों को पार करते हुए आता है। रविंद्र सेतु वाला पुल नहीं, हावड़ा पुल नहीं, विद्यासागर सेतु नहीं। यहाँ पुल का मतलब है ऋतुओं को पार करते हुए। कई महीने, कई ऋतुएँ, कई मौसम को पार करते हुए कल्पना में सोचिए कि बसंत आया होगा, बसंत के बाद ग्रीष्म आया होगा, तो बसंत से ग्रीष्म में आने पर एक कल्पना में पुल समझ लीजिए, उस पुल को पार करके आया। फिर ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आई, तो ग्रीष्म से वर्षा पे भी आया, एक कल्पना में पुल है, उस पुल को पार करके आया। अब भाद्र यानी वर्षा बीत गया, तो अब कौन-सा मौसम आ गया? शरद का ऋतु आ गया, तो फिर से पुल कल्पना में सोचिए, उस सारे पुलों को पार करते हुए आया कौन? शरद ऋतु। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, फिर से कल्पना है, हमें कल्पना की दुनिया में ही जाना है। जब हम लोग कविता पढ़ते हैं, तो हमें काल्पनिक होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप काल्पनिक नहीं होंगे, तो आप कविता का भाव का आनंद नहीं ले पाएँगे। लॉजिकल तरीके से सोचने पर कविता हमें आनंद नहीं देगा। कहाँ है सर साइकिल कहाँ है? कैसे पैडल मार रहा है? कौन है जो उसके ऊपर बैठा है पैडल मार रहा है? ये सब सोचेंगे तो भाव का आनंद नहीं ले पाएँगे। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। नई चमकीली, चमकीली कैसी हो गई भई उसकी साइकिल? दिन का सुबह-सुबह जो प्रातः काल है, वो प्रातः काल बहुत ही वायुमंडल को परिष्कृत रूप में दर्शाता है लोगों के सामने। बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कहीं नीला आकाश, कहीं उसमें लालिमा लिए हुए थोड़े-थोड़े पैचेज़ ऑफ क्लाउड दिख रहे हैं, चमकीला दिख रहा है। कहीं रेड, कहीं पे थोड़ा ऑरेंज टाइप, थोड़ा कहीं पर्पल, कहीं ब्लू, है ना? तो ये चमकीला हो गया। तो चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए, फटाफट बड़ी जल्दी-जल्दी चलाते हुए शरद ऋतु आ जाता है। घंटी बजाते हुए ज़ोर-ज़ोर से, अच्छा जब साइकिल की कल्पना कर सकते हैं और चमकीले आकाश की तुलना साइकिल से कर सकते हैं कभी, तो यहाँ यह भी कल्पना किया जा सकता है कि साइकिल पर शरद ऋतु बैठकर और घंटियाँ बजा रहा है ज़ोर-ज़ोर से। साइकिल पर घंटियाँ हम लोग बजाते हैं क्यों? सामने वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। यदि मैं साइकिल चला रहा हूँ और सामने श्रीजातो और इशिका जा रहे हैं रोड पर, तो मैं क्या करूँगा? ज़ोर से घंटी बजाऊँगा, साइड प्लीज़, हमारा मनोभाव यही होता है, साइड दीजिए, पीछे से साइकिल आ रही है। शरद ऋतु घंटियाँ बजाता है किसके लिए? बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, है ना? शरद ऋतु आ गया, शरद ऋतु आ गया भई, सब लोग तैयार हो जाओ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अच्छा साइकिल भी चमकीला है। चमकीला चमकीले इशारों से बुलाते हुए, वह शरद ऋतु बच्चों को चमकीले इशारे कर रहा है। मतलब चमकीला क्यों बोला गया है? चमकीला ब्राइट कलर जो होता है ना, वो सिंबल होता है। किस बात का? उमंगों का, जोश का, उत्साह का। उत्साह, उमंग, जोश की तुलना कर सकते हैं चमकीला। अगर आपके अंदर उत्साह है, जोश है, उमंग है तो आपका चेहरा खिला-खिला दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, दमकता हुआ दिखेगा। उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, तो चेहरे पे चमक नहीं होगी, उदास दिखेगा चेहरा, है ना? तो इसका मतलब शरद ऋतु का चेहरा चमकीला है और चमकीले इशारे कर रहा है, मतलब बहुत ही जोश और उमंग के साथ, उत्साह के साथ कि तुम भी चमक उठो, तुम भी उत्साहित हो जाओ, मैं आ गया हूँ। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को इशारा करता है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, उस झुंड को चमकीला इशारा से बुला रहा है। सारे बच्चे भी उत्साहित हैं। यह चमकीला शब्द इस बात का सिंबल है कि बच्चे भी बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं। वो भी बहुत ही जोशो और जुनून से भरे हुए हैं कि कब आए शरद ऋतु, कब आसमान साफ हो, बारिश जाए और कब हम पतंग उड़ाएँ। उन्हें बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके और शरद ऋतु ही वह शक्ति रखता है, उसी के अंदर ये क्षमता है कि वह आकाश को मुलायम बना दे। आकाश को मुलायम बना दे मतलब हवा से युक्त कर दे, आकाश को हल्का बना दे,
उसमें बादल की कोई गंभीरता ना हो। आकाश में बहुत सारे बादल होंगे, पैचेज़ ऑफ क्लाउड, तो बादल की वजह से आकाश को भारी रूप में दिखता है आकाश। आकाश भारी दिखता है। तो उसको मुलायम बनाते हुए मतलब उसकी सारी कठोरता खत्म करके सिर्फ़ एयर और लाइट गैसेज़, हल्की गैसेज़ सिर्फ़ आकाश में होती है। ऐसी क्षमता रखता है शरद ऋतु, कि आकाश को खूबसूरत बना देता है, ठीक है? नीला-नीला आकाश, हल्का आकाश, कोई बादल नहीं, बादल युक्त नहीं होगा, बादल से मुक्त होगा, ऐसा आकाश को बना देता है, कि पतंग ऊपर उठ सके। बादल नहीं रहेंगे, सिर्फ़ गैसेज़ ही रहेंगी आकाश में, हल्का आकाश दिखेगा, मुलायम दिखेगा, तो पतंग ज़्यादा ऊँचाई तक उठेगी। बच्चों के अंदर उमंग और उत्साह को दर्शाती है वह पतंग। कितने उत्साहित हैं बच्चे, वह इस बिंब के ज़रिए दर्शाया जा सकता है कि पतंग भी उतनी ही ऊँची उड़ती है, जितना उत्साह आप में पतंग उड़ाने वाले में, उतना ही उत्साह पतंग में, उड़ने वाले में। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, शरद ऋतु में वह क्षमता होती है, वह शक्ति होती है, वह जोश-जुनून होता है कि वह इस कदर आकाश को बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ बोला गया है पतंग को। कितने कलर्स में होता है, कभी उसकी बॉडी लाल होती है तो पूँछें नीली हो जाती है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर। कभी बॉडी पीला होता है तो पर्पल कलर की पूँछ हो गई, उसमें और लंबी-लंबी पूँछें लगा दी जाती हैं। जब पतंग उड़ता है आकाश में तो यूँ आकृति बनाते हुए उड़ता है। नाना प्रकार का रूप देकर पतंग को सजाया जाता है। सबसे रंगीन चीज़ दुनिया की और सबसे हल्की चीज़ आकाश में उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। और पतंग जिस कागज़ से बनता है आपने देखा होगा वो न्यूज़पेपर वाले कागज़ से नहीं बनता है। जैसे कागज़ पर आप लिखते हैं अपना नोट्स वैसे कागज़ से नहीं बनता है, वो बहुत ही पतला-सा कागज़ होता है। उस कागज़ को उड़ाने की क्षमता रखता है शरद ऋतु। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, बाँस की सबसे बाँस की सबसे पतली कमानी, तो बाँस के जो फट्टे होते हैं ना, उसको पतला-पतला चीर-चीर करके उसको पतंग में यूँ देखे होंगे आप ऐसे एक शेप में लाया जाता है बाँस, कागज़ को मोड़ दिया जाता है, चिपका दिया जाता है और फिर एक स्ट्रेट रहता है लाइन, जहाँ से पूँछें बनती हैं, उसकी टेल बनता है। एक सीधा और एक ऐसे, वो होता है बाँस की कमानी। वो बाँस की पतली कमानी भी आकाश में उड़ सके, ये सब किसकी क्षमता है? शरद ऋतु की। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, इस कदर बना देती है शरद ऋतु पतंग को, कि पतंग के उड़ने पर सारे उत्साहित बच्चे सीटियाँ बजाना शुरू कर देते हैं। इतने आनंदमय हो जाते हैं, ज़ोर-ज़ोर से सीटियाँ बजती हैं, किलकारियाँ, बच्चे किलकारी भरते हैं, खूब चहकते हैं, हँसते हैं, आनंद मनाते हैं और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया और तितलियाँ किसे कहा गया? उन पतंगों को। रंग-बिरंगी तितलियाँ यानी रंग-बिरंगे पतंगे आकाश में उड़ रही होती हैं, कोई न कोई अलग-अलग दिशा से, अलग-अलग जगह से पतंगों को उड़ा रहा होता है। पूरा आकाश तितलियों से भर जाता है, खास करके विश्वकर्मा पूजा के समय आप लोगों ने देखा होगा। आजकल तो धीरे-धीरे वह कल्चर खत्म होते जा रहा है, फिर भी कुछ लोग हैं, जो इस रिवाज को अभी भी ज़िंदा रखे हैं और विश्वकर्मा पूजा के दिन वो लटाई, वो मांझा तैयार किया जाता है और पतंगे उड़ाई जाती हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब दूसरे स्टैंजा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों के बारे में। अभी तक हम लोग पतंग और पतंग के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, उसके रंग रूप के बारे में पढ़ रहे थे। अब बच्चों की बात हो रही है। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे जो होते हैं ना, वो जन्म से ही मतलब बहुत ही छोटे समय से ही कपास लाते हैं अपने साथ। कपास का मतलब होता है रुई, कॉटन। कॉटन किस बात का सिंबल होता है? सॉफ्ट, हल्का, प्यारा दिखने में। ये सारे गुण बच्चों के लिए लागू होते हैं। बच्चा जन्म से ही इतना सॉफ्ट होता है, कितना हल्का होता है, कितना प्यारा होता है, रुई के फाहे की तरह, है ना? उसको कैसे कडल किया जाता है, खूब हँसता है, किलकारी भरता है, गले में, सीने पर खूब कडल किया जाता है। तो जन्म से ही बच्चे भी अपना वह हल्का स्वरूप लेकर आते हैं कपास के जैसे।
मुलायमपन, सॉफ्टनेस, सुंदरता, ब्यूटी। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी भी इन बच्चों के कपास रूपी सुंदरता से आकर्षित हो जाती है। इन बच्चों के सॉफ्ट स्वरूप से आकर्षित हो जाती है पृथ्वी भी। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी भी घूमते-घूमते आ जाती है कि आओ मेरे ऊपर दौड़ा-दौड़ी करो, आओ मेरे ऊपर उधम मचाओ, आओ खूब खुशियाँ मनाओ, किलकारियाँ भरो। ऐसा लगता है जैसे बच्चों के पैरों के नीचे जानबूझकर पृथ्वी घूमते-घूमते आ जाती है। पृथ्वी का घूमना यह एक भौगोलिक दशा है, हम सब लोग जानते हैं। रोटेशन, रिवोल्यूशन, तो दिन-रात पृथ्वी घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसी को कहा गया है घूमती हुई आ जाती है। भाई कहीं ऐसा नहीं था कि जग्गू बाज़ार थी पृथ्वी और घूमते हुई हावड़ा में पहुँच गई। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी घूम रही है, घूमते-घूमते आप इतने सॉफ्ट हैं, प्यारे-प्यारे बच्चे, इतने नाज़ुक हैं कि आपके पैरों को वो एन्जॉय करना चाहती है अपने बॉडी के ऊपर, आकर लग जाती है कि आओ मेरे ऊपर दौड़ो। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, वे मतलब कौन? बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे जब दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध मतलब उनको कोई सुध नहीं होता है, कोई परवाह नहीं होता है, कहाँ गिरेंगे, ठेहुनी फोड़ेंगे, कि कोहनी फोड़ेंगे, कि माथा फटेगा मेरा, कोई चिंता नहीं होता है। दौड़ते हैं बच्चे, छतों को भी नरम बनाते हुए। छत, घरों का छत जो कंक्रीट का बना है, ईंट का बना है, वो तो बहुत ही कठोर है, ठोस है। लेकिन बच्चों के नरम-नरम पैरों के संपर्क में आकर कल्पना कीजिए कि वह छत भी नरम हो जाता है। उनके नरम-नरम पैरों के टच में आकर, उसके संपर्क में आकर, कल्पना करने की बात है, ऐसा होता नहीं है। अगर यह बेंच ठोस है, इसके ऊपर कोई बच्चा चलेगा 1 साल का या 6 महीने का, उसको खड़ा करेंगे, तो क्या इसका ठोसता जो ठोस स्वरूप है, ऐसा है क्या कि नरम में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, कल्पना करने की बात है कि आपके नाज़ुक-नाज़ुक, हल्के-हल्के रुई के फाहे जैसे जब कदम इस छत के ऊपर पड़ते हैं बच्चों के, तो इसकी ठोसता भी नरमाहट में बदल जाती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, ये बच्चे जब दौड़ते हैं ना चारों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर दिशा में दौड़ते हुए नज़र आते हैं बेसुध होकर, आनंद में विभोर। तो जैसा लगता है कि सारी दिशाएँ मृदंग की तरह बज रही हैं। मृदंग एक तो वाद्य यंत्र है, ढोलक के जैसा होता है, मृदंग। थोड़ा ढोलक से अलग होता है, दोनों किनारे छोटे-छोटे होते हैं और थोड़ा-सा पतला आवाज़ निकलता है मृदंग में। तो जैसा लगता है कि चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा है। बच्चे दौड़ते हैं आनंदित होकर के तो लगता है कि दिशाएँ भी मृदंग के समान बज रही हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, पेंग भरते हुए ध्यान देना, पेंग क्या होता है? जैसे आप झूला झूले हो, तो बड़े-बड़े शहरों में जो झूला होता है, वो गाँवों में झूलने वाले झूलों से अलग होता है। गाँव में लंबा-लंबा पीढ़ा जैसा झूला होता है, ठीक है ना? और उसके ऊपर बैठ गए लोग, अब एक किनारे एक आदमी खड़ा हो गया, दूसरे किनारे दूसरा आदमी खड़ा हो गया। अब वो इधर से पेंग भरेगा मतलब ज़ोर से फ़ोर्स मारेगा ऐसे और फिर वो झूला इधर आएगा। फिर इधर से पेंग भरेगा, ज़ोर से फ़ोर्स मारेगा, फिर वो इधर जाएगा। तो ऐसे पेंग मारा जाता है और झूला ऐसे-ऐसे झूलता है। तो ऐसा कल्पना कीजिए कि बच्चे भी पेंग भरते हुए खूब जोरदार अपनी कोशिश लगाते हुए चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग चलते-चलते पेंग मारते हैं, ज़ोर-ज़ोर से उछल-पल या ऐसे झूले पर फ़ोर्स करने वाले टेक्निक के साथ आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। कल्पना है, कल्पना। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर अच्छा, ये बच्चों का एक और गुण दिया हुआ है इनके स्वभाव के बारे में कि डाल के जैसे लचीले हो जाते हैं। डालियाँ जैसे लचीली होती हैं, हवा की छोटी-सी सरसराहट से भी बहुत ही छोटी-सी हवा की जो सरसराहट होती है, उससे भी डालियाँ हिल जाती हैं। तो ये बच्चे भी डाल के जैसे लचीले हो जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा भी जहाँ भी इनको आनंद उठाने का कुछ भी जो कुछ भी साधन मिलता है, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, इतना लचीला स्वभाव होता है कि हर चीज़ से प्रभावित होते हैं, हर चीज़ से आकर्षित होते हैं। इसीलिए बोला गया है डाल जैसे लचीले। रिजिडनेस नहीं होता है कि नहीं इस चीज़ को देखकर हम आनंदित नहीं होंगे, उस चीज़ को देखकर आनंदित नहीं होंगे। हर आनंदमय चीज़ को देख के ही आनंदित हो जाते हैं, इसीलिए डाल जैसे लचीले हैं। समझ आए? छतों के खतरनाक किनारों तक। अब यहाँ से दूसरा भाव आ गया कविता में। यहाँ आ गया कि इन बच्चों का क्या दशा होता है छतों के ऊपर, जब ये पतंग उड़ा रहे होते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। ये बच्चे लोग
आपने पिछले लाइन में देखा कि डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर बढ़ते-बढ़ते वहाँ तक आ जाते हैं जहाँ छतों का खतरनाक किनारा होता है। जैसे आप ये बेंच देख रहे हो, इसमें कोई रेलिंग नहीं है। ऐसे कई बार ऊँचे-ऊँचे छत होते हैं जहाँ कोई रेलिंग नहीं होता है। ऐसे खतरनाक जगहों पर बच्चे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे होते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ़ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। इन बच्चों को उस छत से बिना रेलिंग वाले छत से, बिना घेराबंदी किए हुए छत से नीचे नहीं गिरने देता है अगर कोई चीज़, तो वो क्या होता है? इन्हीं का रोमांचित शरीर का संगीत। इनका शरीर रोमांचित होता है, फुल ऑफ एलेक्ज़ीर, इतने आनंदमय होते हैं, इतने रोमांच से भरे होते हैं, एक्साइटमेंट से कि इनका बॉडी में एक संगीत पैदा हो जाता है। इनके हिलने-डुलने से, आनंद मनाने से, इनके बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इनका जो संगीत है, रिदम है बॉडी का, बॉडी में एक लय आ जाता है। ऐसे-ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं, ढील ले रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है ना? फिर तान रहे हैं उसको, ठीक है? एक बॉडी का रिदम तैयार हो गया है। इस रिदम की वजह से वो गिरने नहीं पा रहे हैं। उनको गिरने से बचाता है, इनके ही बॉडी का रिदम। उसी रिदम को बोला गया है संगीत। पतंगों की धड़कती ऊँचाइयाँ इन्हें थाम लेती हैं, महज़ एक धागे के सहारे। ऐसा लगता है जैसे इन बच्चों को उस बिना घेराबंदी किए हुए छत से नहीं गिरने देती है अगर कोई चीज़, तो वो क्या है? इन्हें थाम लेती है, वह धागे का सहारा। वह धागा पतंग का जो धागा होता है ना, वह धागा इनको सँभाल लेता है, गिरने नहीं देता है। ऐसा लगता है, हम लोग नहीं कहते हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जब पतंग उड़ा रहे होते हैं ना, तो वो पतला-सा धागा जब हमारे हाथ में रहता है, तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक-दूसरे का पूरक होता है। मैं उस धागे को सँभाल रहा हूँ, धागा मुझे सँभाल रहा है। मेरा फ़ोकस धागे पर है, धागे का फ़ोकस मुझ पर है, जिसकी वजह से मुझे वो धागा गिरने नहीं देता है, सँभाल लेता है। पतंगों की धड़कती ऊँचाइयाँ, पूरा पतंगों में वाइब्रेशन नज़र आ रहा होता है। आकाश में जब वो उड़ रही होती हैं, वाइब्रेट कर रही होती हैं, धड़कती हुई। ऐसा लगता है जैसे उसमें पल्सेशन चल रहा है, स्पंदन चल रहा है, उसके हृदय में गति चल रही है। जीवित हो उठा है वो पतंग और उसके धागों को हम पकड़े रहते हैं, धागा हमें सहारा देता है। पतंगों के साथ-साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का मतलब क्या होता है? रोम। रंध्र का एक और मतलब होता है छेद, छिद्र। तो पतंगों के साथ-साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों को तो उड़ा ही रहे हैं बच्चे, पतंग उड़ रहा है और उसके साथ-साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं, आकाश में नहीं, स्वप्न में उड़ रहे हैं, आनंद से उड़ रहे हैं, कल्पना में उड़ रहे हैं, आनंद की ऊँचाइयों को छू रहे हैं। किसके ज़रिए? जैसे पतंग उड़ता है आसमान में, किसके ज़रिए? उसके बॉडी में छेद किया जाता है, छेद करके उसमें सूता बाँधा जाता है। उसी छेद के सहारे पतंग आसमान में उड़ता है। उसी तरह से बच्चे भी उनका जो बच्चे के शरीर पर रोम-रोम पुलकित हो रहा है आनंद से। ये जो रोम है, वो कहाँ उगा हुआ है भाई? तो हम लोग के बॉडी पे टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे-छोटे पोर्स, जहाँ से हम लोग पसीना निकलना को फ़ील करते हैं। हमारी बॉडी का जो वो लेटेंट हीट आप पढ़े हो, जिसकी वजह से हमको थोड़ा ठंडा-ठंडा लगता है, उसी पोर्स के ज़रिए पसीना सूखता है। तो हमारे बॉडी के जो पोर्स हैं, उन्हीं को बोला गया है रंध्र। तो बच्चे भी अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे होते हैं। रंध्र के सहारे उड़ने का तात्पर्य समझ में आया? रंध्र में क्या होता है? रोम और जब हम पुलकित होते हैं, तो हमारा रोम-रोम में काँटा आ जाता है। ठीक है ना? तो ये रोम रिलेटेड है हमारे बॉडी के छोटे-छोटे छिद्रों से। बच्चे भी उसी छोटे-छोटे पोर्स के सहारे आनंदित होकर, पुलकित होकर के उड़ रहे होते हैं आकाश में। ठीक? तो बच्चों की तुलना पतंग से, पतंग के ऊपर जो छेद होता है, जिससे वो बाँध कर उड़ाया जाता है, उसकी तुलना बच्चों के बॉडी पर छोटे-छोटे टाइनी होल्स के साथ किया गया है तुलना। रोम पुलकित होता है, हर्षित होता है, आनंदित होता है। अब अगला शेष लाइन्स। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, अगर मान लो कभी ऐसा समय आ गया कि पतंग सॉरी कि बच्चे उस बिना घेरे वाले, बिना घेराबंदी किए हुए छत से गिर ही गए मान लो, कल्पना करो, तो बच जाते हैं तब तो और गिरने के बाद मान लीजिए अगर उनकी हड्डियाँ नहीं टूटी, सिर नहीं फटा, जान नहीं गई अगर, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तब तो ये बच्चे और भी निडर हो जाते हैं। जैसे जेल गया हुआ व्यक्ति, पुलिस के डंडे खाया हुआ व्यक्ति निडर हो जाता है।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 6 महीने का जेल होगा, पुलिस और 100 डंडे मारेगी, निडर हो जाता है, बड़े-बड़े गुनाह करता है। वैसे ही ये बच्चे और बड़ा-बड़ा आनंद लेने के पीछे पड़ जाते हैं, निडर हो जाते हैं, सुनहले सूरज के सामने आते हैं और अब तो वो शरद ऋतु के सुनहले सूरज, खूबसूरत सूरज का उगना, यानी कि शरद ऋतु का दिन का उदय को और एन्जॉय करते हैं पतंग उड़ाकर। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब ऐसा हो जाता है ना कि कभी वो गिर जाते हैं और गिर कर बच जाते हैं, तब तो उनका साहस में दुगनी क्षमता आ जाती है और अपने बेचैन पैरों को इस कदर दौड़ाते हैं धरती पर यहाँ से वहाँ से यहाँ, चारों दिशाओं में इतना दौड़ते हैं कि पृथ्वी भी उनसे पुलकित होकर, उनसे आकर्षित होकर दौड़-दौड़ कर आती है उनके पैरों को अपने कंधे पर रखने के लिए, अपने ऊपर रखने के लिए, आओ दौड़ो, आओ कूदो मेरे ऊपर, आओ दौड़ो, हम भी आनंदित होना चाहते हैं तुम्हारे साथ। पूरा का पूरा माहौल आनंदित हो जाता है, पृथ्वी भी और वो बच्चे भी। तो आशा करते हैं कविता समझ में आई।